तो हम लोगों को एक डीसीएम मिली, उसी में मायावती जी ऐसे हाथ जोड़ के आगे खड़ी रहती थी। हम लोगों को कागज पर लिख के दिया गया, मोहर किथे लौड़िया हाथी उत्थे लौड़िया। क्या था स्लोगन? मोहर किथे लौड़िया हाथी उत्थे लौड़िया। तो हम लोग गेटवे पे जब देखे कि गाड़ी रुक रही तो हम लोग गेटवे पे खड़े हो गए, कूद के चले भागे। आगे तार से घेरा था, उसी पर हाथ रख के डाक गए। कांसी राम जी से प्रेरणा देखिए ये मिली कि जो बात मंच पे 50,000 को सुनाते थे वही वो 40-50 आदमी को भी सुनाते थे। तो मंडल कमीशन लागू करने के लिए जब हम लोग गाँव में 1 रुपया 1 किलो गेहूँ मांगने जाते थे तो लोग सवाल करते थे। सर, आप काशीराम के साथ रहे, क्या सीखा उनसे? देखिए, कांसी राम जी के साथ रहने से एक संघर्ष हमने सीखा, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक चेतना, ये 2 उनके बड़े इशू थे। सामाजिक परिवर्तन में जो उन्होंने बताया, जो संघर्ष झेला, उसको हम लोगों ने 14 साल कांसी राम जी के साथ रह करके किया और रिजल्ट भी आया। सामाजिक परिवर्तन में जो आज के लगभग 50 साल पहले जो छुआछूत, ऊंच नीच नफरत थी, उसको उन्होंने बड़े पैमाने पर समाप्त किया राजनीति के बदौलत। जैसे राजनीति के बदौलत जब 95 में सरकार बनी तो सभी जातियों को एक टाट पर बैठा दिया, एक जगह पानी पिला दिया, एक जगह खाना खिला दिया। सत्ता जब की तरफ बढ़ने लगे, कांसी राम जी से प्रेरणा देखिए ये मिली कि पहले वो व्यक्ति से मैंने सीखा, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम 50,000 की भीड़ में भाषण दे रहे हैं, फिर वो 50 आदमी 40 आदमी के बीच में भी वही बात, जो बात मंच पे 50,000 को सुनाते थे वही वो 40-50 आदमी को भी सुनाते थे। और उनका कहना था कि संघर्ष अनवरत करो, चलते रहो। वो उदाहरण कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण देते थे कि जब जग गए हो तो सोने के समय तक जागते रहो, काम करो, मेहनत करो, संघर्ष करो, ताकि संघर्ष ऐसा हो कि एक दिखे लोगों को कि जैसे खेत में कोई भी किसान काम कर रहा है, वो सुबह से लेकर के अगर वो 1 बजे तक काम कर रहा है तो गांव के लोग दूर से देखते हैं तो कहते हैं कि देखिए वो बेचारा बड़ी मेहनत कर रहा है। एक किसान गया 2 घंटे काम करके चला आया, एक किसान गया 1 घंटे काम करके चला आया, एक किसान गया जो वो 3 घंटे काम करके चला, और एक किसान 6 घंटे खेती में काम कर रहा है। तो 6 घंटे वाला का मुकाबला 2 घंटे वाला 1 घंटे वाला नहीं कर सकता। तो ये चीज़ वो बराबर हम लोगों को प्रेरणा देते रहे कि देखो, और कभी भावकाल में मत फंसना। अच्छा, हाँ, कभी उन्होंने कहा कि देखो, सत्ता पाने के बाद लोग भावकाल में आ जाते हैं, भूल जाते हैं अपने लोगों को। ये कभी मत करना, सत्ता आज है कल नहीं रहेगी, इसको कभी मत भूलना। इस नाते कि जब सत्ता आती है तो लोग सत्ता के मद में पागल हो जाते हैं नेता, तो कभी सत्ता का गरूर मत करना। ये सबसे बड़ा उपदेश उनका। और सत्ता में हो तब भी और सत्ता में नहीं हो तब भी अनवरत संगठन के लिए काम करो। जो बात बुद्ध जी ने कहा उसको उनके बीच में फैलाओ। अच्छा, यही बात आप अपने पे अमल करते हैं कि नहीं करते हैं? 100% करते हैं, है ना? 100% करते हैं। आज भी हम, कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन हम लोगों से 400, 500, 1000, 1500, 2000, 8000, 10,000, कहीं नुक्कड़ सभा है, कहीं सभा है, कहीं रैली है और कहीं चौपाल चापे रहते हैं। जैसे 50 आदमी है तो वो पहुंच गए, भाषण चालू, लगा दिए 5 गांव में चौपाल, ये गांव वो गांव, तो 5 गांव गए तो 100 आदमी अगर मिले, 80 आदमी मिले, 50 आदमी मिले, तो 400-500 को तो हमने संबोधित किया ना, अपनी बात बताया। तो वो बराबर उनका कहना था कि अनवरत चलते रहो, रुक जाओगे तो देखो बड़ी नदी का पानी बराबर चलता रहता है तो पानी एकदम स्वच्छ रहता है, लोग उसको जाकर के पीते हैं, नहाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जी जी। लेकिन वही जो पानी तालाब में रुक जाता है या नदी नाले का पानी रुक जाता है तो वो सड़न पैदा होती है, ना उसमें कोई फिर नहाने की कोशिश करता है ना पीने की कोशिश करता है। इस नाते कभी रुकना मत, अनवरत चलते रहो।
कांसीराम जी का देखिए सबसे बड़ी बात, हम लोगों को ट्रेनिंग में ले गए पंजाब। उन्होंने ये भी कहा कि भौकाल में मत आना। हाँ, विनिश्चित कहा। तो आप भौकाल में आते हैं कि नहीं? नहीं भैया, हम अब तो भौकाल में कैबिनेट नहीं। मंत्री हैं। अरे कैबिनेट मंत्री न है तो इंसान है। वो तो एक लेबल है। आपने देखा होगा सर्किट हाउस में कि एक मंत्री के कमरे में मंत्री नाश्ता कर रहा है और उसी में 25 लोग बैठे हैं बेड पर। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई मतलब था मंत्री का? लोगों की समस्या मंत्री अपने कमरे में अपने बेड पर बैठाया हुआ है लोगों को, और कुर्सी पर बैठ करके बगले सुन रहा है। वह नया आदमी जाएगा जो हमको नहीं जानता है तो पूछेगा कि मंत्री जी कहाँ हैं? कौन है? मैं मंत्री है? ऐसा कभी कभी, अब तो नहीं लेकिन पहले कभी कभी लोग पूछते थे। लेकिन एक दौर मैंने देखा था जब माननीय कांसीराम जी के साथ जो है हम लोग काम किए, तो मंडल कमीशन लागू करने के लिए जब हम लोग गांव में 1 रुपया 1 किलो गेहूं मांगने जाते थे तो लोग सवाल करते थे कि क्या होगा। तो हम लोग मंडल कमीशन की परिभाषा बताते थे कि भाई ये पिछड़ों को 27% रिजर्वेशन के सवाल पे हम लोग आंदोलन चल रहा है। वहाँ लोग रहते हैं 50 लोग 100 लोग, उनको खाने के लिए चाहिए, सोने के लिए बिस्तर चाहिए, टेंट लगा है, उसका इसी नाते हम लोग मांग रहे हैं और इसी सहारे हम गाँव में बता रहे हैं कि ये मंडल कमीशन क्या है। पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता था कि मंडल कमीशन क्या है। तो धीरे धीरे उसमें उन्होंने बताया कि देखो ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये आंदोलन समाज का है। समाज के पैसे से आंदोलन चलता है। आज़ादी की लड़ाई में कोई एक व्यक्ति का पैसा नहीं लगा था, सभी लोगों ने आंदोलन शुरू किया, लोग मदद करते गए, देश आज़ाद हुआ। तो उसी तरह उनका कहना था कि जाओ मैदान में और अपनी विचारधारा बताओ और उसके लिए सहयोग उनसे लो। ठीक। हम 14 साल पार्टी, उनकी बात पर मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों को ट्रायल में ले गए पंजाब। ठीक। वहाँ मायावती जी चुनाव लड़ रही थी जी, होशियारपुर से जी। और आप समझ लीजिए कि हम लोग जब गए तो हम लोगों को भाषा तो भाई पंजाबी आती नहीं थी, हम लोग यूपी वाले थे। तो हम लोगों को एक DCM मिली, उसी में मायावती जी ऐसे हाथ जोड़ के आगे खड़ी रहती थी। हम लोगों को कागज पर लिख के दिया गया। उस समय जैसे हम लोगों के यहाँ था ना कि हमारी मुहर कहाँ लगेगी, हाथी के निशान पे, तो वहाँ पंजाबी भाषा में होता है कि मोहर कित्थे लौड़िया हाथी उत्थे लौड़िया, ये भाषा वहाँ की थी। तो लिख के स्लोगन हम लोगों को मिला था। तो हम लोग हिंदी स्लोगन हैं, क्या था स्लोगन? जैसे हम लोगों के है हमारी मोहर कहाँ लगेगी, तो हम लोग वहाँ यहाँ बोलते थे कि हाथी के निशान पे। तो वहाँ की भाषा थी मोहर कित्थे लौड़िया हाथी उत्थे लौड़िया। तो ये भाषा पंजाब की। इसी तरह स्लोगन भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, तो हम लोगों का जो था वहाँ की भाषा दूसरी थी लेकिन बोलना वही था। तो लिख के देख के बोलते थे। 13 समझिए कि हम लोग 22 आदमी गए थे बनारस से होशियारपुर, और बड़ी मज़ेदार कहानी थी। चुनाव में प्रचार उचार करके हम लोग लौटे। ट्रेन में हम लोग एक दिन 12 में लौटते समय मजिस्ट्रेट चेकिंग हो गई। अब लोकेशन था कि ये लोग वहाँ से आ रहे हैं, सब लोग पकड़े गए। तो हम लोग गेटवे पे जब देखे कि गाड़ी रुक रही तो हम लोग गेटवे पे खड़े हो गए, कूद के चले भागे। तो आगे तार से घेरा था, उसी पर हाथ रख के डाक गए। तो रेलवे वाले पुलिस तो वो डाक गए। हम लोग जाके रहरी में घूमते घूमते भाग गए, निकल गए। उसके बाद फिर हुआ कि अब कैसे जाया जाएगा। तो फिर 2 घंटा बाद घूमते घूमते स्टेशन आए। तो स्टेशन मास्टर कहें कि आप ही लोग भागे थे का? नहीं हम लोगों को नहीं, हम लोग टिकट कटाने आए हैं। तो टिकट लिए, ट्रेन आई तो उसी से आए। तो जब ट्रेन में चढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि राम जी प्यासा एक छोटा सा बड़ा बढ़िया गाना गाता था। तो हम कहे तुम कैसे बच गए? कहा हम सीटिया के भीतर में घुस गए। और बाद हम घुस के जब सब उतर गए तो हम उतर गए। उधर से ट्रेन आई तो उसमें चढ़ के हम लखनऊ चले गए। तो हम लखनऊ से फिर चढ़ के आ रहे हैं। तो वो दौर उन्होंने ले जाके वहाँ सिखाया कि कैसे प्रचार होता है, कैसे क्या करना होता है, कैसे आंदोलन चलाना होता है। तो कांसीराम जी के जो सोच थी, उस सोच पर हम लोग बहुत कुछ सीखे और उन्हीं से सीख करके हम लोग राजनीति में आए, जो कभी उम्मीद नहीं किया था। लालजी चौहान यहीं चौबेपुर के बगल में एक गांव था, वहीं के रहने वाले थे, सिंगुलपुर गांव था। अब जब वो मंत्री बन के आए तब लोगों को लगा कि मंत्री ऐसे होते हैं। नहीं तो कहाँ कोई जानता था। कांग्रेस के ज़माने में मंत्री लोग लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, सर्किट हाउस, सर्किट हाउस से लखनऊ, कहाँ गांव में कोई जाता था। लेकिन उन्होंने सभी जातियों के नेताओं को, जातियों को मंत्री बनाया, नेताओं को, और बना करके कहा कि जाओ गांव में
जब सब लोग गांव में जाने लगे तो अब एक इतना तेजी से झुका हुआ बहुजन समाज पार्टी की तरफ कि नहीं भाई ये काम तो कांसीराम जी बहुत अच्छा किया। अति पिछड़ों को बना दिया। अति पिछड़ों को अब सोचिए कि चौहान अब उसका ध्यान, राजभर का ध्यान, निषाद का ध्यान, ये सबका ध्यान पानी में या तो भट्ठे पर यही था। लेकिन इन लोगों का ध्यान यहाँ से हटा करके लखनऊ पहुंचा दिया, किसी को दिल्ली पहुंचा दिया। अब दारा चौहान जी दिल्ली भेज दिया कि अब तुम यहाँ पोखरी में ध्यान न लगाओ अब लोकसभा में ध्यान लगाओ। सुखदेव राजभर जी, रामचल राजभर जी जैसे लोगों को कांसीराम जी ने कहा कि नहीं तुम अब यहाँ ध्यान न लगाओ, अब चलो कहाँ, लखनऊ, वहाँ ध्यान लगाओ, वहाँ जाकर के समाज का काम करो। लेकिन वहाँ जाने के बाद जिसको कांसीराम जी ने कहा कि तुम समाज की अपनी लड़ाई लड़ो, ये सब गुलाम बन गए, ये चुप्पी मार गए। कम से कम चाप के बोलना चाहिए, जब गए हो मंत्री हो तो वो जैसे पीछे बैठ के सुरती मल के खाते हैं गंगा में, वैसा ही पिछवा बैठ के सुरती खा देते। अब आप बताए 403 विधायक तो हैं, 403 विधायक में ओम प्रकाश राजोभर गए हैं, कांसीराम जी का चेला, इतना तो कह रहा हूँ। उन्होंने यही सिखाया कि सदन में जाओ तो ललकार के बोलो, और ललकार के बोलते हैं सदन में। तब लोग कहते हैं यार ये बड़ा तगड़ा बोलता है, इसे सावधान रहो, देखे खुरापात ना कर दे। एक दिन तो हो जाता है कहीं धरी धरा ना हो जाए, लेकिन हम उससे भी डरते नहीं। कांसीराम जी की ये सीख है। कांसीराम जी ने वो भी कहते थे कि देखो शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने कहा था कि डर गया वो मर गया। कहते थे अपने भाषणों में। हाँ, भाषणों में कहते थे कि जो डर गया वो मर गया। किस बात का डर? एकदम चाँप के रहो, लड़ो कस के अधिकार के लिए। आज उनके विचारों पर चल करके आज समझिए कि प्रदेश तो छोड़ दीजिए, दूसरे स्टेट में बिहार को अगर हम ले लें तो आज वहाँ भी करोड़ों समर्थक हमारे हो गए। वहाँ भी आराम से बैठ जाइए। देश में आप समझ लीजिए कि हम जब तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, जहाँ भी जाते हैं, जब एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो दूर बैठे हुए लोग ये राजभर जी जा रहे हैं। ये किसकी देन है? ये कांसीराम जी की देन है। कांसीराम जी अगर हमको उस लायक नहीं बनाए होते, जो करोल बाग में वो रहते थे, जब हम लोग बुलाते थे, जाते थे, वो प्रशिक्षण के लिए बुलाते थे, जब जाते थे तो दूर ही 200 मीटर दूर, ओ टमटम देखो वो राजभर आ रहा है, बनारस वाला, रोटी वोटी बनाओ उसको भी खिलाना है। कांसीराम जी कहते थे। हाँ, कहते थे। मतलब बसपा की स्थापना से पहले से आप, हम लोग जब दलित शोषित DS4 बना था तो उस समय दलित शोषित संघर्ष समिति बनी थी, उसी को फिर कन्वर्ट करके 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी। पार्टी बनने के बाद फिर मान्यवर कांसीराम जी इलाहाबाद चुनाव लड़े, वहाँ भी उन्होंने 68,000 वोट हासिल किया, तो मनोबल बढ़ा। फिर प्रतापगढ़ वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, बाई इलेक्शन था, हम लोग गए वहाँ लड़े, पुलिस ने बड़ी मार मारा, हम लोग भी लतियाए गए, लेकिन बताए नहीं किसी। कांसीराम जी लड़ रहे थे क्या? नहीं, रामस्वरूप वो एक लड़ रहे थे, सुरक्षित सीट थी जी, उनके खिलाफ बीपी सिंह के। हाँ, बीपी सिंह, वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, उनके प्रत्याशी के कांग्रेस के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे। चुनाव हम लोग जीतने एकदम 100% जीतने की स्थिति में थे। तो आदेश हुआ भाई, अब मुख्यमंत्री का आदेश, अब क्या करें। अब जो लोग थे वो लोगों ने कहा कि जो है आप लोग भाग जाओ, नहीं तो बड़ी मार मारी जाओगे आज। तो हम लोगों को भी था मार होगी तो इससे का भिड़ जाएंगे, अब कांसीराम जी का भागना मत। उसके बाद तो बहुत तो बड़ी उपद्रव हुई, फिर हम लोग राम समूज लड़ रहे थे चुनाव। तो फिर हम लोग वहाँ से आए, समझिए कि प्रतापगढ़ से पैदल बनारस आए, भागते 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 रात को बड़ी दूर तक खोजबीन हुई, चारों तरफ अलर्ट हुआ पुलिस को, लेकिन खैर हम लोग अपना रास्ते से भटकते हुए मेन रोड छोड़ के ताले ताले घूमते, रात का दिन समय था, भटकते फिर हम लोग आए। तो वो दौर हम लोगों ने देखा कि ये पार्टी डेवलप न करे, ये पार्टी डेवलप न करे और इनके लोगों को मार करके इनका मनोबल तोड़ दो। जैसे हमको जब कैंट थाने में हम लोग बंद हुए थे घटना को लेकर के, तो बसपा की भी प्लानिंग थी कि इसको इतना मार दो कि फिर ये आंदोलन न चला पावे, डर जाए। लेकिन इंस्पेक्टर ही डर गया। हमसे मिलने के लिए बनारस
के कम से कम वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद, मेयर से लेकर के सारे लोग आए मिलने के लिए, भाई क्यों नेता बंद है, क्या कारण है। तो लाठी पड़ी थी खूब, लाठी तो खूब चली कचहरी में, वो जो देखा भी दिखा दें तो कहना जाने का रोआ खड़ा हो जाएगी, बाप रे बाप इतनी लाठी चली। जो लोग देखते हैं तो एकदम सन्न हो जाते हैं। तो चीज़ें हम लोग झेले, और झेल करके कांसीराम जी की एक बात जो मान ले, अनवरत संघर्ष कभी वो फेल नहीं हो सकता किसी क्षेत्र में। वो कहते थे कि चाहे बिजनेस में जाओ, अनवरत, दुकान अगर एक दिन बंद हो गई तो तुम्हारे कम से कम 10 नहीं 20 गो तुम्हारे ग्राहक घूम गए, दुकान कभी मत बंद करना। ये उनका उदाहरण था। राजनीति में तुम हो, डेली चलो गांव में और वहां जाओ, पढ़े लिखे लोगों से, अच्छे लोग, अनुभव, सुझाव देने वाले, सलाह देने वाले, तेरे बूढ़ा बाप, बूढ़ी माँ उस मड़ई में है जो पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा ज्ञान दे सकते हैं, उनके पास जाओ, वो आपको बताएंगे। उनके यहाँ जाना आना बंद मत करो। हम लोग अनवरत, आज भी 22 साल के ऊपर हो गया, हम कभी बंद नहीं करते। हम हमेशा कांसीराम जी की बात को ध्यान में रखे रहते हैं कि कांसीराम जी की बात, आज सरकार में भी 1.5 दर्जन मंत्री कांसीराम जी के चेला हैं, चाहे दारा चौहान जी हों, चाहे ब्रजेश पाठक जी हों, चाहे राजभर जी हों, चाहे संजय निषाद जी हों, सब लोग तो वहीं का चेला हैं। हाँ भाई। तो ये उनकी उपज नर्सरी है, नर्सरी। उन्होंने नारा तो दिया, लेकिन जब टाइम आया तो उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नारा दिया, अब उसके बाद करके भी दिखाया उन्होंने। और पहला कार्यकाल जब कांसीराम जी के समय का कार्यकाल मायावती जी का, उस समय मैंने देखा कि अखबारों में छपा रहता था कि अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, वो दौर था। और लंबे समय से पट्टे की जमीन जिसको कब्जा नहीं मिला था सबको कब्जा दिलवा दिया, ये रहा शासन। अच्छा। हाँ। और उस समय जैसे कि हम लोग जिले के पदाधिकारी थे, फोन करते थे डीएम को, एसपी को, सीओ को थाने पर, तो तुरंत कार्रवाई। और मायावती जी और कांसीराम जी का सख्त निर्देश था कि गलत पैरवी मत करना कभी। गलत अगर करना है तो बता देना कि ये गलत है, इसकी क्या मदद हो सकती है, जो कर सकते हो करो, नहीं तो आप अपनी मर्जी से करो। ये हिदायत थी, वही आज भी मैं पालन करता हूँ उनकी बात को। अगर हालांकि हम करते नहीं, लेकिन कोई कहता है तो हम कह देते हैं कि भाई जांच कर लो, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, अगर दोषी जो है तो क्या मदद हो सकती है। तो जब वो बोलते थे तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4, देखिए वो अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए, अच्छा, वो अपने उस समय जैसे छुआछूत, ऊंच नीच, नफरत बड़ी पैमाने पर था, या यूं कह लीजिए तो देखिए एक दौर था कि चारपाई पर नहीं बैठ पाते थे लोग, तो उस बात को उन्होंने ऐसा स्लोगन बनाया कि ये स्लोगन अगर हम कहेंगे तो ये जो उपेक्षित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, ये हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। उसका रिजल्ट भी उनको मिला। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये नहीं कहा, उनका जो नारा होता था उसमें कई चीज़ें छुपी रहती थी। उस चीज़ को हम लोग धीरे धीरे जब बताते थे, जब बैठते थे, जैसे हम लोग बैठते थे, जो कांसीराम जी बैठते थे तो समझाते थे कि देखो इसका ये मतलब ऐसे है, इसका मतलब आगे सत्ता मिलेगी तो क्या होगा, आगे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, और अभी पीछे हम लोगों ने क्या किया था, क्या कमी रह गई, ये सारी चीज़ें वो बताया करते थे बैठा करके कांसीराम जी। कहते हैं कि मिशनरीज मिशन कांसीराम से सीखो। हाँ, जिसको सीखना हो, आंदोलन करना हो, शिक्षा, अच्छी शिक्षा हासिल करना हो, नौकरी करना हो, राजनीति करना हो, तो कांसीराम जी से सीखे। जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं कहते हैं कि पिछड़े दलित समाज के लिए, देश के लिए जितना अंबेडकर का योगदान है, कांशीराम को कम आंका गया। कांशीराम का योगदान अंबेडकर जी से भी कम नहीं है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि दूसरा अंबेडकर कांसीराम जी का अवतार था, दूसरा अंबेडकर। अच्छा। तो बाप बाप होता है, बाप का बेटा बेटा होगा, बाप नहीं बन सकता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो किया उस समय
तोप, तलवार, बंदूक, गोले के सामने उन्होंने किया। विदेश में 32 डिग्री हासिल करके आए और संविधान जो लिखने का और देश को जो चुनौती थी उसको स्वीकार करने की हिम्मत उस समय किसी में नहीं थी। वो दौर था कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने स्वीकार किया। लेकिन बेटे के तौर पर काशीराम का भी लोग जो उनसे जुड़े हैं वो कहते हैं बहुत योगदान रहा है, बहुत बड़ा। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के बाद उस आंदोलन को जो गौतम बुद्ध जी का, डॉक्टर अंबेडकर जी का, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, राजभर महाराजा सुहेल देव जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो इनकी सोच थे, विचार थे, वो विचार लंबे समय तक रुक गया था। वो लंबे समय तक रुक गया। बाबा साहब के डेथ होने के बाद वो रुक गया। तो लंबे अंतराल के बाद तब कांशीराम जी पैदा हुए। तो उस विचारधारा को उन्होंने आगे बढ़ाया और सत्ता दिला करके उन्होंने लोगों को दिलाने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी नहीं होते तो आज हम आपके सामने इंटरव्यू नहीं दे पाते। व्यवस्था तो बाबा साहब ने दिया, लेकिन उसका क्रियान्वयन किसने किया? कांशीराम जी ने। ये मामला है। संविधान में व्यवस्था पिछड़ों के आरक्षण की बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, लेकिन उसका पालन किसने कराया? 15 दिन कचहरी पर सभी जिलों पर धरना दिलवाया कांशीराम जी ने। बीपी सिंह जी से देवीलाल से रैली विवाद हुआ। देवीलाल ने कहा, रैली शुरू किया कि हम रैली करेंगे, तो बीपी सिंह जी ने कहा कि कांशीराम जी से कि आप उनकी रैली में मत जाओ, हम मंडल कमीशन लागू कर देते हैं। तो कांशीराम जी ने कहा कि ठीक है, तुम लागू कर दो, हम नहीं जाएंगे। उधर लागू भी करा दिया और देवीलाल की रैली में भी चले गए। वो इतना चतुर आदमी था कि काम भी करा लिया और उनकी रैली में भी चला गया और फिर तीनों लोग एक साथ बैठ करके बात भी कर लिए। जब बीपी सिंह ने पूछा कि आप उनकी रैली में भी क्यों चले गए, कहे आपका भी तो काम किए। आपने तो हमारा काम किया, तो हमने इनका काम कर दिया। आपने यही ने कहा कि मत जाइएगा, तो हमने मत हटा दिया और जाइए इस्तेमाल कर लिया, चले गए। जाइएगा मत हटा दिया। ये बहुत कुछ आपने राजनीति में काशीराम जी को फॉलो किया।